हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बाल विकास के 20 ऐसे प्रश्न जो वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, सेकेंड एग्जाम के लिए भी, फर्स्ट एग्जाम के लिए भी। क्योंकि दोस्तों 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र भले ही आपका वर्ग 1 में आ रहा हो, वर्ग 2 में बाल विकास 10 नंबर का है, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट पेडागोजी है वह दोस्तों 30 अंकों की आने वाली है आपके सब्जेक्ट में, वर्ग 1 में सब्जेक्ट में नहीं आती है। तो इस प्रकार से वर्ग 1 के लिए 10 क्वेश्चन और वर्ग 2 के लिए दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से बनने वाले हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा बनते हैं। जो जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो बहुत एनालिसिस करके दोस्तों मैं क्वेश्चन लाया हूं। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कूइंग एंड वेबलिंग, यानी कि किलकना तथा बबलाना का संबंध है। तो किलकना एवं बबलाना का संबंध किससे होता है? सामाजिक विकास से, व्यक्तित्व विकास से, भाषा विकास से या शारीरिक विकास से। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों जी, एक जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है दोस्तों, तो उसके साथ ही वह क्या करता है? सबसे पहले क्रंदन करता है, उसके बाद वह करता है कूइंग, जो कि एक अर्थहीन निरर्थक ध्वनियाँ होती हैं, जो कि 1 माह में आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद वह करता है बबलाना, यानी कि वेबलिंग, जो कि आपकी 2 माह से 1.5 वर्ष तक चलती है। इसके बाद वह क्या करता है? वह करता है दोस्तों हाव भाव प्रकट करता है, यानी कि इंगित करता है। इसके बाद वह बोलना सीखता है। तो इस प्रकार की 5 प्रक्रियाओं के द्वारा भाषा विकास होता है, बच्चा गुजरता है। इसलिए यह सब आपकी किलकना तथा बबलाना का संबंध लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दोस्तों आपको भले ही सरल लग रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समझ पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। वह जो पहले जैसा पैटर्न नहीं रह गया है कि सिद्धांत डायरेक्ट उठाकर पूछ ले, सिद्धांत भी लेकिन आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक की उचित देखभाल के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, यह बिल्कुल सही है। बालक के विकास को नियंत्रित करने के लिए, यह सही नहीं हो सकता। अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए, ऐसा नहीं है कि बाल विकास का अध्ययन सिर्फ अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए ही किया जा रहा हो। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। उसमें आपकी उचित देखभाल, बालक का विकास, बालक अच्छे नागरिकों का निर्माण सब आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया मीन्स, यानी कि लेखन विकार का अर्थ क्या है? तो लेखन विकार का सीधा सीधा संबंध, यानी कि लिखने में कठिनाई। जहाँ पर लिखने में कठिनाई होती है वहाँ पर आपकी कौन सी होती है? डिस्ग्राफिया होती है। और जहाँ पर दोस्तों आपकी पढ़ने में कठिनाई होती है वहाँ पर आपकी कौन सी होती है? यहाँ पर डिसलेक्सिया होती है। डिसकैलकुलिया आपकी होती है मैथमेटिक्स से संबंधित, जब गणित से संबंधित जो है, तर्क शक्ति से संबंधित या कोई भी सवाल है बच्चा नहीं कर पाता है तो उसमें होती है डिसकैलकुलिया। जब कैलकुलेशन नहीं कर पाता है तो डिसकैलकुलिया। पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो डिसलेक्सिया, और लिखने में कठिनाई हो रही है तो यहाँ पर आपको याद रखना है ग्राफ कैसे बनाओगे आप? ग्राफ इस प्रकार से आप लिख कर ही बनाओगे। तो डिसग्राफिया यानी कि लिखने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि बालक की विकास प्रक्रिया किस प्रकार से बढ़ती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। इन 2 ऑप्शनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह ऑप्शन हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको करते हैं। तो सरल से जटिल जो है बच्चे की विकास प्रक्रिया का, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक आपका सूत्र है सरल से जटिल की ओर। और यह जो विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट, यह भी एक सूत्र है जो कि आपका विशिष्ट से सामान्य है। यह होता है दोस्तों आपका विशिष्ट से सामान्य यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, और सामान्य से विशिष्ट यानी कि एक बच्चा है जो सबसे पहले सामान्य चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद विशिष्ट चीज़ों को सीखेगा। यह आपका शिक्षण सूत्र होता है, उदाहरण से नियम की ओर यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, यह शिक्षण सूत्र है, ठीक है। लेकिन जो बालक के विकास की प्रक्रिया रहती है सामान्य से विशिष्ट। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि एक बच्चा है, छोटा सा है, 1.5 या 2 साल का, तो वह अपने सिर्फ पापा को पहचानता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वह समाज में बाहर निकलने लगेगा तो अगर 1000 लोग भी वहाँ पर खड़े होंगे तो उनमें भी अपने पापा को पहचान लेगा। लेकिन अगर वह छोटा है और वहाँ पर कम से कम 8-10 लोग खड़े कर दिए जाएँ तो उसको पहचानने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों
छोटी छोटी चीज़ें पहचानते पहचानते विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यह विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बाकी विशिष्ट से सामान्य की ओर यह शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र है। यह सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्काभिमुख नियम सेफेलोकोडल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो विकास के दोस्तों दो सिद्धांत यानी कि जो अभी मैंने बताए हैं, विकास के सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक रूपता का सिद्धांत, उन्हीं सिद्धांतों में से आपका है सेफेलोकोडल। और इसी को दोस्तों एक बोला जाता है आपका कौन किसको बोलते हैं दोस्तों, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल रहता है, एक रहता है सेफेलोकोडल, एक रहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकोडल क्या है, विकास का सिद्धांत है, विकास से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि बच्चे का विकास सिर से लेकर पाँव की ओर होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो सबसे पहले उसका सिर विकसित होगा, इसके बाद धीरे 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 उसका पूरे शरीर का आकार बनता है। और दोस्तों जो आपका रहता है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, उसके बाद धीरे धीरे वह मांसपेशियों की ओर यानी कि रीढ़ की हड्डी से हाथों की ओर, पैरों की ओर विकसित होता है। तो इसको दो सिद्धांतों को आपको याद रखना है, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, हिलना, अवसाद, डर, भय आदि के लक्षण हैं एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के, मनोविकृति के, मानसिक बीमारी के, मानसिक गिरावट के। तो यहाँ पर मानसिक गिरावट तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, मिर्गी भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बनता है, मिर्गी की यह नहीं है। अब दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, मनोविकृति या मानसिक विकार। तो दोस्तों हिलना, अवसाद, डर एवं भय क्या है, एक दोस्तों यह मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑटिज्म में पढ़ा होगा आपने, ऑटिज्म हो गया, चिंता विकार हो गया। तो इस प्रकार के जो चिंता विकार रहते हैं उसमें अवसाद होता है। ऑटिज्म में भी क्या रहता है, बच्चा डरता है, भयभीत रहता है, दूसरों से सामाजिक संपर्क नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं मानसिक बीमारियों के लक्षण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो यहाँ पर जुंग के अनुसार आपको व्यक्तित्व के प्रकार बताना है, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, खिलाड़ी एवं बहिर्मुखी, मध्यकृति एवं बहिर्मुखी, सामाजिक या उभयमुखी। तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक उभयमुखी किसी ने भी नहीं बताया है। यहाँ पर जो मीसोमार्फी है यह दोस्तों क्रेसमर ने बताया है, लेकिन इसमें सिर्फ मीसोमार्फी ही नहीं है, और भी प्रकार उनके बताए हैं। यहाँ पर अंतर्मुखी उन्होंने नहीं बताया है। बहिर्मुखी भी दोस्तों एथलेटिक्स एवं एक्सट्रोवर्ट यह नहीं होता है। अगर यहाँ पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी होता तो हो जाता है, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, यह जुंग ने बताया है। ठीक है, तो इनका व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा हो गया, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में क्या होता है, अंतर्मुखी में व्यक्ति क्या है, अपने आप अंदर ही मतलब ना दूसरों से बोलचाल करता है, ना कुछ, अपने आप अकेला गुमसुम रहता है, वह अंतर्मुखी होता है। वो बहिर्मुखी जैसे कि आपने राजनीतिक व्यक्ति देखे होंगे, हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भाषणबाजी करते रहते हैं, वह व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मानव व्यक्तित्व है किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ओनली एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। तो मानव व्यक्तित्व सीधा सीधा सा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, जब तक उसको जेनेटिक चीज़ें नहीं मिलेंगी और अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह उदाहरण है। तो जहाँ पर बात कही जाए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिंग भेदभाव। शिक्षक क्या कर रहा है, लिंग भेदभाव कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कि लिंग भेदभाव कर रहा है। आप एक आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। किसने कहा है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एक दो बार क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम हैं उनमें आ चुका है यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों इसको ध्यान रखना है, नोट करना है कि गैलीलियो ने कहा है कि आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। यह कथन किसका है, गैलीलियो गैलीली का। थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो आजकल दोस्तों परिभाषाएं भी यहाँ पर खालिस्तान देकर पूछ ली जाती हैं। तो यह परिभाषा है, लेकिन खालिस्तान यहाँ पर दे दिया है कि इसमें क्या आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको बताना, थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के क्या करता है, यहाँ पर
अधिगम, प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं विकास के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? सीधा सीधा है, परिभाषा याद भी नहीं है फिर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि शिक्षण एक शिक्षक कार्य है जो बच्चे के अधिगम के लिए तो नहीं होगा, मूल्यांकन के लिए भी नहीं होगा, विकास के लिए ही किया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास के लिए की जाती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या बौद्धिक विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास खालिस्तान के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? नोम चॉम्स्की, अल्फ्रेड विने, नॉर्मन फिंकेलस्टीन या बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल का तो संबंध मैथ से था, इनका बुद्धि से नहीं था। और यहाँ पर चॉम्स्की का भाषा विकास से संबंध था, तो इनको भी आप काट दोगे। यहाँ पर दो बचते हैं, नॉर्मन फिंकेलस्टीन और अल्फ्रेड विने, तो इनको आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। सीधा सीधा है कि बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड विने के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हर किसी के अधिगम का अपना एक तरीका होता है। जी बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति के सीखने का अपना अलग अलग तरीका होता है। व्यक्तियों को दूसरों के अधिगम के तरीकों का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है या गलत है। दूसरों के तरीकों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, एक अपना तरीका अलग से क्रिएट करना चाहिए। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के बारे में हमारी समझ आसान करते हैं। जी बिल्कुल, कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के लिए हमारी समझ आसान बनाते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में जानने से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूरी आसान हो सकती है। जी बिल्कुल, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, कि दूसरों के अधिगम तरीकों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जो हैं नए नए तरीकों को खोजना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम खालिस्तान प्रयोग होता है। तो भाषा अधिग्रहण जब एक बच्चा कर रहा है स्टार्टिंग में, तो वह क्या करेगा? भाषा समझ का प्रयोग करेगा, ध्वनियों का प्रयोग करेगा, या फिर आपके निरर्थक शब्दों का या शुद्ध उच्चारण का। तो जब एक छोटा सा बालक है और वह क्या कर रहा है? भाषा अधिग्रहण कर रहा है, यानी कि सीख रहा है, तो सर्वप्रथम वह क्या करेगा? निरर्थक शब्दों का प्रयोग। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, मान के चलो 1.5 या 2 साल का, वह बोलना सीखता है, तो मतलब उल्टे सीधे शब्द बोलता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वह हो जाते हैं आपके निरर्थक शब्द। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? कौन सी? यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सिखाया जाता है। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी को हिंदी में ही पढ़ा जाएगा, ना कि दूसरी भाषा में अनुवाद करके, और इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में ही पूरी वहाँ पर प्रक्रियाएँ की जाएंगी, ना कि उसका ट्रांसलेट करके। तो किसी दूसरी भाषा को मध्यस्थ बनाए बिना सिखाने पर बल देती हुआ है आपकी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आवश्यक नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। अभिभावकों को व्यस्त रखने का नहीं है, आपके क्या है, छात्रों को व्यस्त रखने का हो सकता है, लेकिन यह भी कथन गलत होता है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनकी क्षमताओं स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा दूसरी पढ़ रहा है और उसको तुमने दे दिया 6 घंटे का गृह कार्य, तो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए जो है उनकी क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, यह सबसे सही है। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, यह भी आपका गलत है। कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन वर्ग 1 में कैसे आ सकता है, वर्ग 2 में कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, कहीं से भी पेडागोजी का क्वेश्चन उसमें पुटअप किया जा सकता है, किसी भी लेवल का। तो यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं अपने अनुभवों को मतलब कहाँ से लाते हैं, बोलचाल की भाषा के अनुभवों को कहाँ से लेकर विद्यालय में आते हैं, तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त और घर परिवार टीवी। तो आपको यहाँ पर टीवी काट देना है, क्योंकि टीवी नहीं हो सकता, घर परिवार दोस्त भी नहीं हो सकता, खाली दोस्त नहीं कह सकते हम उसको, पड़ोसी भी नहीं कह सकते, यानी कि परिवेश जिसके आसपास का वातावरण है उससे बच्चा है जो सीख कर आता है। तो यहाँ पर घर परिवार और परिवेश हो जाएगा, क्योंकि परिवेश में दोस्त, टीवी, पड़ोसी सब समाहित हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक के अंत में जो अभ्यास दिए गए हैं वह कैसे होने चाहिए? व्याकरण का ज्ञान कराते हों, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, यह हो सकता है। भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, तो यांत्रिक अभ्यास यहाँ पर गलत बात हो जाती है। भाषा के प्रश्न बनाने में, तो प्रश्न बनाने में सहायता करें, यह भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हुए, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है,
एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। तो बुद्धिशीलता के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या किया जाता है, जो कि ऑसबोर्न ने इस विधि को दिया था, ऑसबोर्न ने। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि छात्रों को अपने जो अनुभव हैं उनको व्यक्त करने के लिए एक क्विज या कुछ मतलब आयोजित करवा दी जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, इसको विचार मंथन विधि भी बोला जाता है। ग्रुप बनाकर एक छात्रों को उसमें कहा जाता है कि इस पर आप डिस्कशन करें। तो इसमें क्या करना है, जोखिम लेने के डर को ख़त्म करना, आपको बताना है कि निम्न को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। क्या उद्देश्य रखता है, पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, सही उत्तर ज्ञात करना, एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण। सबसे सही जो आपका है इसका आंसर हो जाएगा डी, कि एक ही समस्या के लिए एकाधिक दृष्टिकोण, यह आपका सही हो जाएगा। एक कक्षा में एक बुद्धिशील सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। इसमें बताना है दोस्तों, इसमें बताना है कि एक उद्देश्य को छोड़कर बाकी सभी इन तीन में से मतलब उद्देश्य रखता है। तो यह दृष्टिकोण भी इसका रखता है। पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, यह भी उद्देश्य है। जोखिम लेने के डर को खत्म करना, यह भी उद्देश्य है, क्योंकि बच्चा अगर डिस्कशन करेगा तो जोखिम लेने का डर भी उसका खत्म होगा। तो सही उत्तर ज्ञात करना, इसके अलावा इसके तीनों उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की खालिस्तान से मिलना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है अवश्य ही शिक्षार्थी के किससे मिलना चाहिए, आवश्यकताओं से, आभूषण से, कठिनाइयों से, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो क्या है, आवश्यकताओं से मिलना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है अवश्य शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से मिलना चाहिए, आभूषण कोई बात ही नहीं होती, कठिनाइयाँ भी नहीं। तो यहाँ पर जो छात्र की आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लगातार लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मैं और दोस्तों मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन ला सकूँ। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।